हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर ऊष्मागतिकी यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है व्यापक ऊष्मागतिक अन्योन्य क्रियाएं। व्यापक ऊष्मागतिक अन्योन्य क्रियाओं से आप क्या समझते हो? फर्स्ट चैप्टर के अंदर डेफिनेशन जो पार्ट कराया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि व्यापक ऊष्मागतिक अन्योन्य क्रियाओं में ना तो कोई भी निकाय पूर्ण रूप से रुद्धोष्म होता है और ना ही हमको बाह्य प्राचलों में हम उनके अंदर उनको रोक सकते हैं परिवर्तन होने से। ठीक है, तब उस केस में क्या होता है, जब दो निकाय मिलते हैं ए और ए डैश, ठीक है, तब उनके बीच में ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। मतलब ना तो उसके अंदर ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं हो सकती हैं, को ओनली ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं हो सकती हैं, ना ही उनके अंदर रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं ही सिर्फ हो सकती हों। तब उस केस में हमारे पास व्यापक ऊष्मागतिक अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जिसमें कुछ पार्ट ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया का होता है और कुछ पार्ट उसका रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया का होता है। ठीक है, तो आज हमको क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक इसके अंदर क्या है, इस टाइप की ऊष्मागतिक जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं उसका फर्स्ट टॉपिक है अवस्थाओं की संख्या की बाह्य प्राचलों पर निर्भरता। मतलब जो हमारे पास में ए और ए डैश जो दो निकाय हैं, इनसे जो हमारा एक विलगित निकाय बन रहा है ए स्टार, ठीक है, इसकी अवस्थाओं की संख्या मतलब अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या, मतलब उसके अंदर हम एनर्जी जैसे ऐड करते जा रहे हैं तो उसमें कितनी अवस्थाएं बन सकती हैं, उनकी संख्या बाह्य प्राचलों पर किस प्रकार निर्भर करती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम एक स्थूल निकाय ए की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, माना कि उस निकाय का एक बाह्य प्राचल है x, ठीक है, जो ये यहाँ पर x ले रखा है, ये उसका बाह्य प्राचल है। बाह्य प्राचल मतलब कि निकाय के बाहर जो भी वातावरण के अंदर, वातावरण के कारण उसके ऊपर कोई परिवर्तन आता है, जैसे कि उसका दाब परिवर्तित हो जाए, जैसे कि उसका ताप परिवर्तित हो जाए, तो ये होते हैं बाह्य प्राचल। ठीक है, तो इन बाह्य प्राचलों में हमने मान के चला कि यहाँ पर कोई x बाह्य प्राचल है, तो उसके जो अभिगम्य ऊर्जा स्तर होंगे, जो उस निकाय के अभिगम्य ऊर्जा स्तर होंगे, एक तो उस निकाय की यदि हम एनर्जी बढ़ाते हैं तब अभिगम्य ऊर्जा स्तर बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक दूरगामी फलन होता है, जो कि फर्स्ट चैप्टर के सेकंड या थर्ड टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी को जैसे ही हम कम मात्रा में भी यदि इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। और दूसरा जो हमारा ये बाह्य प्राचल है, यदि हम इसके अंदर भी परिवर्तन करेंगे तो अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या पे परिवर्तन आएगा। ठीक है, क्यों? अब अभी इसके अंदर दोनों प्राचल क्यों आ गए, ये एनर्जी और एक्स? क्योंकि ये व्यापक ऊष्मीय गतिक अन्योन्य क्रियाएं हैं, ना तो ये ओनली रुद्धोष्म है और ना ही ये ओनली ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं हैं। तो इसके अंदर ये दोनों पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, एनर्जी और एक्स पर। ठीक है, अब यदि हम माने यदि किसी नियत ऊर्जा परास E और E प्लस डेल्टा E के लिए इस निकाय के अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या ओमेगा, मतलब यदि कोई निकाय है A, यदि इसकी जो ऊर्जा की परास है वो E और E प्लस डेल्टा E है, E प्लस डी है, तो इस रेंज के अंदर जो अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या जो आ रही है हमारे पास, वो अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या यदि ओमेगा है, ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, जो ई आर होगा, जो उसका आर, जो उसकी अवस्था का जो R1 नंबर का जो अवस्था है, RV नंबर की अवस्था है, ई आर इज इक्वल टू ई आर एक्स होगा, वो भी हमारे बाह्य प्राचल पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो परिवर्तन होगा वो dx परिवर्तन यदि हम बाह्य प्राचल के अंदर करें तो जब डेल x के लिए डेल ई आर हो रहा है तो 1 के लिए डेल ई आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा और dx के लिए फिर हो जाएगा डेल ई आर अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स।
ये क्या आया, ये 8वें स्तर की ऊर्जा में परिवर्तन हमारे पास आ गया। किसके कारण आया, जो इसका बाह्य प्राचल हमने x परिवर्तित किया है, x में परिवर्तन कितना किया है, dx परिवर्तन किया है, तो इस केस में हमारे पास ऊर्जा में परिवर्तन ये निकल के आएगा। ठीक है, और जो डेल ई आर अपॉन डेल एक्स है उसको यदि हम एक्स आर से डिनोट करें तो एक्स आर इंटू डी एक्स हमारे पास डी ई आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, जो कि 8वें स्तर, मतलब कि जो बहुत सारे अभिगम्य ऊर्जा स्तर हैं उनमें से कोई भी एक ऊर्जा स्तर ले लिया जिसके अंदर ऊर्जा का जो परिवर्तन होगा वो हमारा ये होगा। ठीक है, अब इसका पूरा कंक्लूजन, पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो बाह्य प्राचल है, हमको सिर्फ इस टॉपिक में ये समझना है कि बाह्य प्राचल बदलेगा तो हमारे जो ऊर्जा स्तर हैं उनकी एनर्जी पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी एनर्जी भी चेंज होती है। तो जो औसत ऊर्जा वृद्धि होगी बाह्य प्राचल x को dx रेंज में हमको यदि चेंज करते हैं तो उसके अंदर जो औसत ऊर्जा की वृद्धि होगी उसको एक्स आर बार डी एक्स इज इक्वल टू डेल ई आर बार अपॉन डेल आर इंटू डी एक्स, डेल ई आर अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बराबर वर्क डन के बराबर आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि निकाय में औसत ऊर्जा वृद्धि इससे व्यक्त होगी पहली बात तो। ठीक है, और जब निकाय संतुलन में है, मतलब कि उसके अंदर A और A' के अंदर जो एनर्जी का जो एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी जो आदान प्रदान की जा रही है, यदि वो रुक जाती है, मतलब ये A स्टार जो है ये नियत एनर्जी और नियत बाह्य प्राचल के मान के बराबर हो जाता है, तब उस केस में क्या होगा, निकाय पर बाह्य प्राचल में परिवर्तन करने पर किए गए स्थूल कार्य को भी प्रदर्शित करती है। तो जो ये इक्वेशन है वो इस निकाय के ऊपर जो बाह्य प्राचल के कारण जो कार्य किया जा रहा है उसके भी बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका एक ओवरव्यू समझ लिया कि बाह्य प्राचल के कारण भी निकाय के अभिगम्य ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद है संतुलन में सामान्य संबंध। यदि कोई निकाय संतुलन में है, साम्यावस्था में है, तो उसके लिए क्या शर्तें होंगी। ठीक है, तो उसके लिए संतुलन में सामान्य संबंध क्या होगा वो हम समझ लेते हैं। अब जैसे हमारे पास दो निकाय हैं A और A', ये मिलकर A स्टार विलगित निकाय बना रहे हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ आता ही होगा। ये A स्टार है, इसके अंदर एक A है, एक A' है। A और A' के अंदर तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन इन दोनों से मिलके जो ये A स्टार बन रहा है, इस A स्टार में ना तो कोई एनर्जी आ सकती है, ना ही इसका कोई बाह्य प्राचल घट बढ़ सकता है, ये फिक्स है। ठीक है, ये विलगित निकाय है, ये अलग है बिल्कुल, किसी भी, ना तो इसके अंदर द्रव्य का आदान प्रदान हो सकता है, ना ही इसके अंदर ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, इसलिए इसको विलगित निकाय कहते हैं। तो जो भी काम होगा, जो भी हम स्टडी करेंगे वो इसके अंदर के लिए करेंगे, A और A' के लिए करेंगे सिर्फ। A स्टार तो कंप्लीटली विलगित है। ठीक है, तो जो A स्टार हमारा निकाय बन के आ रहा है, इसकी जो एनर्जी होगी उसको शो कर रहे हैं A स्टार, E स्टार से, और इसकी एनर्जी क्या होगी, निकाय A और निकाय A' इन दोनों की एनर्जी के योग के बराबर, तो वो हो गई E स्टार इज इक्वल टू E प्लस E'। ठीक है, अब माना कि इसके बाह्य प्राचल x1 x2 अप टू xn है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कुछ भी बाह्य प्राचल मतलब बाह्य पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं। माना कि वो x1 से लेके xn तक हैं। ठीक है, तो इस केस में जो संयुक्त निकाय है, जो A स्टार हमारे पास जो विलगित निकाय बन रहा है, इसके एंट्रोपी को हम S स्टार से यदि शो करें तो ये एक तो इस निकाय की एनर्जी पर डिपेंड करेगी और एक ये इसके
बाह्य निकाय पर, बाह्य प्राचल पर निर्भर करेगी। जिस तरीके से ये अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या एनर्जी और बाह्य प्राचल पर निर्भर करती है, उसी तरीके से निकाय की एंट्रोपी भी ऊर्जा और बाह्य प्राचलों पर निर्भर करेगी। तो इसका फंक्शन जिस रूप में लिखा जाएगा एस स्टार इजिकल टू एस स्टार ई कोमा एक्स एल्फा, मतलब ये ई पर भी डिपेंड कर रही है और एक्स पर भी डिपेंड कर रही है। उसी प्रकार अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या भी ई और एक्स पर डिपेंड करेगी। यहां पर एक्स एल्फा क्या है, x1 x2 अप टू xn तक। परंतु होता क्या है कि जो हमारी एंट्रोपी है, जो हमारी एंट्रोपी है और अभिगम्य ऊर्जा स्तर हैं, ठीक है, अभिगम्य ऊर्जा स्तर और एंट्रोपी है जो, वो एक पर्टिकुलर कोई ना कोई वैल्यू तो होगी जहां पर मैक्सिमम होंगे। कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो होगी ना जहां पर कि एंट्रोपी का मान और अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या का मान सबसे ज़्यादा होगा निकाय की उस अवस्था में जिसमें कि एक पर्टिकुलर एनर्जी पर एक विशिष्ट मान ई के पर, एक एक्स एल्फा के भी विशिष्ट मान पर हमारे पास में इसकी एंट्रोपी और अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या अधिकतम आए। उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, ई के लिए बोलेंगे ई बार और एक्स एल्फा के लिए बोलेंगे एक्स एल्फा। ठीक है, तो ये स्थिति कब आएगी, जब ये संतुलित अवस्था में होगी, जब ये साम्य अवस्था में आ जाएगा। ए स्टार जो हमारा ये जो संयुक्त निकाय है, इसके अंदर स्थित जो दो निकाय हैं ए और ए डैश, जब ये दोनों साम्य अवस्था में आ जाएंगे, मतलब कि इनके बीच में कोई ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा, रुक जाएंगे, ये आदान प्रदान इसके अंदर रुक जाएगा, तो उस केस में ई का मान ई बार होगा और एक्स एल्फा का मान एक्स एल्फा बार होगा। ठीक है, और इसी अवस्था को प्राप्त करने की ये निकाय पूरी कोशिश करेगा कि ई का मान ई बार प्राप्त कर ले और एक्स एल्फा का मान एक्स एल्फा बार प्राप्त कर ले, जो कि एक ई का और एक्स एल्फा का विशिष्ट मान होगा। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है जिस पर कि आगे के डेरिवेशंस भी डिपेंड करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ई का मान ई बार यदि दे रखा है और एक्स एल्फा का मान एक्स एल्फा बार दे रखा है, तो मतलब वो निकाय संतुलित अवस्था में है, निकाय साम्य अवस्था में है। ठीक है, और इसी को प्राप्त करने की ये पूरी कोशिश करता है, तभी वो ऊर्जा का आदान प्रदान जब तक करते रहते हैं जब तक कि ई का मान ये नहीं मिल जाए और एक्स एल्फा का मान ये नहीं मिल जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संतुलन की अवस्था में एंट्रोपी, संयुक्त निकाय की एंट्रोपी एस स्टार से डिनोट कर रहे हैं और संयुक्त निकाय के अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या अधिकतम होगी। ठीक है, ये वैल्यूज अधिकतम होंगी। तो इस तरीके से हमने साम्यावस्था में सामान्य जो संबंध हैं, व्यापक संबंध हैं, वो हमने डिफाइन कर लिए। ठीक है, इसके बाद आती है साम्यावस्था की शर्तें, साम्यावस्था प्रतिबंध। ठीक है, तो व्यापक ऊष्मागतिक अन्योन्य क्रियाओं में साम्यावस्था प्रतिबंध क्या होता है। जैसे दो निकाय ए और ए डैश हैं, अगर उनके बीच में व्यापक अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं, जैसा कि हमारा चैप्टर ये बोल रहा है कि इनके बीच में सभी तरह की क्रियाएं हो सकती हैं, ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं भी हो सकती हैं, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं भी हो सकती हैं और व्यापक अन्योन्य क्रियाएं भी हो सकती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वो व्यापक अन्योन्य क्रियाएं ही होती हैं, क्योंकि ऊष्मीय और रुद्धोष्म उन दोनों के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिसको फुलफिल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाओं के लिए, ये व्यापक अन्योन्य क्रियाओं के लिए दो निकाय ले लिए हमने ए और ए डैश। ठीक है, दोनों निकाय मिलकर एक संयुक्त निकाय या विलगित निकाय बनाते हैं ए स्टार। जैसा कि इसमें बना रहे थे, इसमें बना रहे थे, इसमें बना रहे थे, सब जगह ए और ए डैश मिलकर ए स्टार विलगित निकाय बना रहे हैं। अब माना उसका बाह्य प्राचल
माना लाक्षणिक बाह्य प्राचल आयतन है। ठीक है, मतलब जो हम बाह्य प्राचलों की बात कर रहे थे, उन्होंने एग्जाम्पल के लिए जो बाह्य प्राचल है वो मान लिया आयतन है उसका। ठीक है, जिसके अंदर की हमको कुछ एक चेंजेज करने होंगे और चेंजेज करने के बाद उसके साम्यावस्था के बारे में डिस्कस करेंगे उस प्राचल के अंदर परिवर्तन करके। ठीक है, माना लाक्षणिक बाह्य प्राचल आयतन है, अतः संयुक्त निकाय के लिए जो ये संयुक्त निकाय है उसकी एनर्जी क्या होगी, ए निकाय की एनर्जी और ए डैश निकाय की एनर्जी। ठीक है, और यदि ये साम्यावस्था में है, जैसा कि ये हमको इसकी शर्त बतानी है साम्यावस्था की, अगर साम्यावस्था में है तो विलगित निकाय की ऊर्जा तो फिक्स रहेगी, नियत रहेगी। ठीक है, और वी स्टार जो कि इस विलगित निकाय का आयतन है वो भी नियत होगा। ठीक है, अब माना निकाय ए के लिए ऊर्जा अंतराल ई प्लस डी एवं आयतन अंतराल वी प्लस डी में अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या ओमेगा ईवी है। समझ गए? जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यदि कोई निकाय है, यदि उसके पास पहले एनर्जी ई है और बाद में उसके अंदर एनर्जी हम ऐड करते जा रहे हैं, और जैसे ही एनर्जी ऐड करते हैं वैसे ही उसके अंदर अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी होती है, अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या एक द्रुतगामी फलन के थ्रू चेंज होती है। अब यदि इसकी एनर्जी ई से ई प्लस डी करी है तो इस एनर्जी और इस एनर्जी के बीच में जो ऊर्जा स्तरों की संख्या इसमें बड़ी है वो कितनी है, ओमेगा ईवी है। और ए डैश के लिए, जैसे निकाय ए के लिए माना है, ऐसे निकाय ए डैश के लिए ऊर्जा अंतराल ई डैश प्लस डी ई डैश व आयतन अंतराल वी डैश प्लस डी वी डैश में अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या ओमेगा डैश ई डैश वी डैश। जैसे इसमें ओमेगा ई वी ले लिया तो ए डैश के लिए यहाँ पर डैश लगा दिया। जब दो निकाय इस तरीके से क्रिया कर रहे हों और उनके ऊर्जा अंतराल के लिए अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या ओमेगा ईवी और ओमेगा डैश ई डैश वी डैश हो, तो जो इनसे जो संयुक्त निकाय बनेगा ए स्टार, संयुक्त निकाय ए स्टार जो बनेगा उसके अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या क्या होगी, ओमेगा स्टार ई स्टार वी स्टार इज इक्वल टू ओमेगा ईवी इंटू ओमेगा डैश ई डैश वी डैश। ठीक है, किसी भी निकाय के अंदर एनर्जी ऐड करेंगे तो ऊर्जा स्तरों की संख्या उस विलगित निकाय की तो चेंज होगी होगी। इसमें चेंज कर दें चाहे इसमें चेंज कर दें, इसमें तो चेंज आएगा ही आएगा। तो इसकी संख्याएं जितनी हैं और इसकी संख्याएं जितनी हैं, इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो हमारा संयुक्त निकाय की ऊर्जा स्तरों की संख्या होगी। ठीक है, अब इसको यदि ब्रैकेट को छोड़ के कैलकुलेशन इजी करने के लिए यदि ब्रैकेट को अपन छोड़ के चले तो इसको के लॉग ले लिया, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये एम की तरह कार्य कर रहा है। इसको एन माने तो लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। तो लॉग ओमेगा प्लस लॉग ओमेगा डैश हो गया और फिर पूरी इक्वेशन को के से इंटू कर दिया। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला बना है के लॉग ऑन ओमेगा स्टार, के लॉग ऑन ओमेगा, के लॉग ऑन ओमेगा डैश, ये होती है निकाय की एंट्रोपी। ये फॉर्मूला होता है निकाय की एंट्रोपी का। जो स्टार लग रहा है तो ये एंट्रोपी हो जाएगी विलगित निकाय की, और के लॉग ओमेगा हो गया निकाय ए के लिए एंट्रोपी, के लॉग ओमेगा डैश हो गया निकाय ए डैश के लिए एंट्रोपी। लेकिन साम्यावस्था में जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, एंट्रोपी का मान अधिकतम होगा। तो इस केस में एस स्टार इज इक्वल टू एस प्लस एस डैश इज इक्वल टू एंट्रोपी का मैक्सिमम मान होगा साम्यावस्था में। ठीक है, अभी हम इसको आगे डिराइव करते हैं। हाँ तो बच्चों, एस स्टार इज इक्वल टू एस प्लस एस डैश आया। इसके बाद रुद्धोष्म निकाय के
बाह्य प्राचल में स्थैतिक कल्प परिवर्तन किया जाए, मतलब कि उसके बाह्य प्राचल के अंदर बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा परिवर्तन किया जाए तो ऊर्जा स्तरों का पुनः वितरण हो जाता है। तो जो उसके अभिगम्य ऊर्जा स्तर हैं उनका वापस से वितरण हो जाता है और उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अतः जब उनके ऊर्जा स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उनकी एंट्रोपी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारे पास में कंडीशन है जो कि लास्ट डेरिवेशन के अंदर, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके अंदर ये कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो डेल एस इज इक्वल टू 0 होगा। अब इस केस में जब डेल एस इज इक्वल टू 0 होगा तो एस स्टार इज इक्वल टू एस प्लस एस डैश। यदि हम इसको समीकरण 1 से इसको डी एस स्टार इज इक्वल टू डी एस प्लस डी एस डैश से लिखें, मतलब परिवर्तन के रूप में यदि हम इसको लिखें, ठीक है, मतलब कि निकाय ए का परिवर्तन, निकाय ए स्टार का परिवर्तन, निकाय ए का परिवर्तन और निकाय ए डैश का परिवर्तन, तो उस केस में हमारे पास इस रूप में ये हम इस समीकरण को लिख सकते हैं। लेकिन जब बाह्य प्राचल के अंदर बहुत ही छोटा परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में हमारे पास एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा उसका मान 0 होगा, जो कि हमको पिछले इस कंसेप्ट से समझ आ गया। तो ये 0 है तो इसको भी 0 कर दिया। अब देखिए जो एस स्टार है उसको हम लॉग ओमेगा स्टार लिख सकते हैं, डी एस को लिख सकते हैं एस की जगह पर लॉग ओमेगा, और एस डैश की जगह पर लिख सकते हैं लॉग ओमेगा डैश। क्यों लिख सकते हैं? एक्चुअल में तो के होता है साथ में, फॉर्मूला जो एंट्रोपिक होता है वो के होता है, इनटू में के लॉग ऑन ओमेगा स्टार। ठीक है, लेकिन के को यदि इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लें तो इक्वल टू में 0 है, तो इस केस में के से के कैंसिल हो जाएगा और के निकल जाएगा इसमें से बाहर, तो हमारे पास लॉग ओमेगा स्टार, लॉग ओमेगा और लॉग ओमेगा डैश ही बचेगा। ठीक है, क्या किया है हमने यहाँ पर? एंट्रोपी को अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की टर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई है, और एक्चुअल में जो इक्वेशन आनी है वो यही है। अब हमको करना क्या होगा, 1 बाई 1 जो अभिगम्य ऊर्जा स्तर हैं निकाय ए के, उनमें जो परिवर्तन हो रहा है, और अभिगम्य ऊर्जा स्तर जो निकाय ए डैश के हैं उनमें जो परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करना है, और उन दोनों का मान आने के बाद इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। और इक्वल टू 0 है तो 1 बाई 1 इस टर्म को भी 0 के इक्वल करना है, और 1 बाई 1 इसको भी इक्वल को इस वाली टर्म को भी 0 के इक्वल करना है। और हमारे पास में जो बाह्य पैरामीटर होंगे, जो बाह्य पैरामीटर होंगे, जो बाह्य प्राचल होंगे, जैसे कि ई और वी, ठीक है, बीटा प्राचल, ठीक है, दाब, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन निकल के आएंगे। तो ये तो इक्वेशन आ गई हमारी साम्यावस्था की प्रतिबंध से व्यापक अन्योन्य क्रिया की कंसेप्ट से हमारे पास ये प्रिंसिपल आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, निकाय ए के लिए बात करते हैं पहले। तो निकाय ए के लिए ये वाली बात है, निकाय ए है तो ए डैश ओमेगा डैश है ए डैश के लिए, और ओमेगा है हमारा निकाय ए के लिए, अभिगम ऊर्जा स्तरों की संख्या। तो निकाय ए के लिए यदि बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ई वी। इसको ओमेगा ई वी क्यों लिखा है? क्योंकि जो अभिगम्य ऊर्जा स्तर हैं वो ऊर्जा में परिवर्तन से भी प्रभावित होते हैं और आयतन में परिवर्तन से भी प्रभावित होते हैं। जैसा कि हमने शुरू में यहाँ पर मान लिया कि माना लाक्षणिक बाह्य प्राचल आयतन है। ठीक है, तो आयतन को लेके चल रहे हैं, तो ये फंक्शन होगा ऊर्जा का और आयतन का, अभिगम्य ऊर्जा स्तर। तो इसको दोनों तरफ लॉग ले लें तो लॉग ओमेगा ई वी कर दिया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसका डिफ्रेंसिएशन करें, ठीक है, ई के रेस्पेक्ट में, तो डी लॉग ओमेगा, ठीक है, जो अभिगम्य ऊर्जा स्तर हैं उनके परिवर्तन को हमको इस फॉर्म में निकालना है, तो इसको हमने परिवर्तन ले लिया इसका,
निकाय ए के ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन डी लॉग ओमेगा ले लिया। अब इसका परिवर्तन निकालेंगे तो इसके अंदर दो फंक्शन हैं, तो दोनों के रेस्पेक्ट में परिवर्तन निकालना पड़ेगा। पहले ई के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, तो डेल अपॉन डेल ई लॉग ओमेगा। तो डी ऊर्जा परिवर्तन करने पर कितना आएगा इसका मान, जब हमको इसका मतलब क्या हुआ, डेल ई ऊर्जा परिवर्तित करने पर हमारे पास में जो अभिगम्य ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है लॉग ओमेगा। ठीक है, तो एक ऊर्जा परिवर्तन करने पर डेल जो लॉग ओमेगा अपॉन डेल ई हो जाएगा। तो डी ऊर्जा परिवर्तन करने पर जो हमारे पास अभिगम्य ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन आएगा वो डी से इनटू हो जाएगा। और सेम जैसे इस फंक्शन में ऊर्जा पर और आयतन पर ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं, तो ऊर्जा के लिए हो गई ये टर्म, फिर बाद में फिर एक बार हम एनर्जी को कांस्टेंट रख के एनर्जी को हटा के आयतन के साथ में अभिगम्य ऊर्जा स्तरों के परिवर्तन को दिखा देंगे। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल वी लॉग ओमेगा डी वी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ये इक्वेशन। तो डी लॉग ओमेगा इज इक्वल टू, जो ये वाली जो टर्म है इसको हम लिखते हैं बीटा प्राचल। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप वापस से चेक कर लेना कि बीटा प्राचल हम इससे शो करते हैं। ठीक है, और बीटा प्राचल हम इससे भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बीटा प्राचल हो गए, ये बीटा, यहाँ पर डी लिख दिया डी की जगह, यहाँ डी वी लिख दिया डी वी की जगह। लेकिन जो ये आयतन के साथ रेस्पेक्ट में होता है, इसके अंदर बीटा प्राचल के साथ में माध्य दाब का भी गुणनफल होता है। ठीक है, तो इसमें तो बीटा इज इक्वल टू एनर्जी के रेस्पेक्ट में यदि हम ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन देखें तो बीटा क्या होगा, डेल अपॉन डेल ई लॉग ओमेगा। लेकिन आयतन के रेस्पेक्ट में, किसी बाह्य प्राचल के रेस्पेक्ट में यदि ऊर्जा स्तरों का परिवर्तन देखें तो वो बीटा, उसका बीटा प्राचल और माध्य दाब के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज हमने इन दोनों में पुट कर दी। अब ऐसे जिस तरीके से हमने ये ए निकाय के लिए निकाला है, इसी तरीके से हम ए डैश निकाय के लिए निकाल लेंगे। तो ये सेम होगा, प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ ओमेगा की जगह ओमेगा डैश, बीटा की जगह बीटा डैश, और पी की जगह पी डैश, और वी की जगह वी डैश पुट कर देंगे ए डैश निकाय के लिए। तो डी लॉगन ओमेगा डैश इज इक्वल टू बी डैश, डी ई डैश को हम ई स्टार माइनस ई लिख सकते हैं, जैसा कि हम इक्वेशन फर्स्ट लेके चले हैं यहाँ पर। ई स्टार इज इक्वल टू ई प्लस ई डैश, तो ई डैश इज इक्वल टू ई स्टार माइनस ई यहाँ पर पुट कर दिया, वी डैश की जगह वी स्टार माइनस वी पुट कर दिया। अब लेकिन वी स्टार और ई स्टार दोनों नियत मान हैं, ये विलगित निकाय की टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी और ना ही टोटल आयतन चेंज होगा। तो उस केस में इनको हम यूज़ ना करें तो बी डैश डी इंटू ई आएगा माइनस का, इसको यहाँ पर हम चेंज, इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है तो इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जो भी डिपेंडेंसी रहेगी बी डैश डी माइनस ई पर रहेगी, तो इसको, इस टर्म को हमने ई डैश को, ई स्टार को 0 मान के माइनस का बीटा डैश डी इंटू ई लिख लिया। और यहाँ वी स्टार जो आयतन के लिए है उसको भी हमने 0 मान लिया, तो बी डैश पी डैश बार डी वी हो गया। तो ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। अब जो ये इक्वेशन है ये डी लॉग ओमेगा की है जो कि यहाँ पर चाहिए, और ये इक्वेशन है वो डी लॉग ओमेगा डैश की है जो यहाँ पर चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू जिसमें पुट करोगे तो ये इक्वेशन निकल के आएगी। इसके अंदर बीटा माइनस बीटा डैश, इन दोनों में से डी कॉमन लोगे तो बीटा माइनस बीटा डैश इंटू डी हो गया, और इसमें डी वी यदि इन दोनों से कॉमन लोगे तो बीटा पी बार माइनस बीटा डैश पी डैश बार इंटू डी वी इज इक्वल टू 0 होगा। और जब ये दोनों टर्मों का योग 0 के इक्वल है तो ये 1/1 दोनों इक्वेशंस को हम, दोनों टर्म्स को हम 0 के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो इसका और इसका मान 0 है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो इसको 0 के इक्वल किया तो d 0 हो गया, बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश हो जाएगा। और यदि इस वाली टर्म को हमने 0 के इक्वल किया तो डी वी तो 0 बटे डी वी हो गया 0 हो गया, और बीटा
पी बार इजिकल टू बीटा डैश पी डैश बार हो गया। अब हमको पता है बीटा इजिकल टू बीटा डैश है, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो पी बार इजिकल टू पी डैश बार आ गया। तो इससे हमको क्या पता पड़ा? इससे हमको यही पता चला कि साम्यावस्था में, साम्यावस्था के केस में जो दो निकाय हम यूज़ करते हैं ए और ए डैश, उनके बीटा प्राचल समान होते हैं और उन दोनों के कारण जो माध्य दाब होता है, उन दोनों के ऊपर लगने वाला माध्य दाब भी समान आता है। कब? जबकि दोनों निकाय साम्यावस्था में हो और एक विलगित निकाय ए डैश ए स्टार तैयार कर रहे हों। ठीक है, तो ये हमारे पास साम्यावस्था की शर्तें आ गई हैं कि उनके बीटा प्राचल समान होते हैं और इनके माध्य दाब भी समान आते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ के साथ इसको रिवाइज करते चल रहे होंगे। ऊष्मागतिकी को बहुत ही ध्यान से और साथ ही तैयार करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपके बाद में इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो साथ के साथ तैयार करते चलो। आपके सामने है जो है, ठीक है, बुक्स के अंदर डेरिवेशन यही दे रखे हैं। इसमें कोई भी टीचर हो, डेरिवेशन तो ये कंप्लीट कराने ही पड़ेंगे, लंबे लंबे डेरिवेशन है सारे। ठीक है, तो आप ध्यान से और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।